नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आईटीबीपी के अंदर सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए वैकेंसी आई है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 15 नवंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 14 दिसंबर 2024 है। टोटल वैकेंसी 526 हैं, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए क्या क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न और एज लिमिट होती है वो सब बताया है। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। आइए दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि इसके लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन के लिए आपकी एज 14 दिसंबर 2024 को 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। अगर इसे थोड़ा सा डिटेल में समझा जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 14 दिसंबर 1999 से लेकर 14 दिसंबर 2004 के बीच होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं 14 दिसंबर 2024 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है यानी कि 14 दिसंबर 2024, तो इस डेट से पहले आपकी एज 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। अगर इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ाई जाती है तो उस डेट के अकॉर्डिंग आपकी एज डिसाइड की जाएगी। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 30 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से बाकी और भी कैटेगरीज हैं, जैसे कि OBC, एक्स सर्विसमैन, कम्युनल राइट्स या गवर्नमेंट सर्वेंट, तो इनके लिए भी एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप टेबल में देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं, पहले उन्हें जान लेते हैं। अगर आप SC/ST, OBC या फिर OBC में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं और जॉब में रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट 14 दिसंबर 2024 से पहले का होना चाहिए, जो इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है। अगर इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ाई जाती है तो उस डेट से पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए। यहाँ पर स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जॉब में रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपका इनकम सर्टिफिकेट 2023-24 का होना चाहिए और ये इनकम सर्टिफिकेट 14 दिसंबर 2024 से पहले का होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपकी साइंस में बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होने चाहिए, या फिर आपकी बैचलर डिग्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्लीट होनी चाहिए, या कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में होनी चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास दूसरी चॉइस है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, जिसे BCA बोलते हैं। यहाँ पर आपके पास तीसरी चॉइस भी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में आपकी BE कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर इलेक्ट्रिकल, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपकी BE कंप्लीट होनी चाहिए। और चौथी चॉइस आपके पास है कि आपका AMI ETE डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिकल में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इनमें से किसी में भी अगर आपका AMI ETE डिग्री कंप्लीट है तो भी आप सब इंस्पेक्टर टेली कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों, AMI ETE एक डिग्री है जिसे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये डिग्री BE और BTech के बराबर की होती है, या मैं कहूँ उनसे सुपीरियर होती है। इस डिग्री का पर्पस होता है कि आपका रिक्रूटमेंट जो ग्रेड A लेवल की वैकेंसीज होती हैं उनमें आपकी पोस्टिंग हो, और AMI ETE को ही एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर कुछ कंडीशन और हैं, जैसे कि अगर आपने टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री कर रखी है तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, और अगर आपने इन सब्जेक्ट से ITI कर रखी है तो आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों, इसका एग्जाम पैटर्न 4 स्टेज में डिवाइड होता है। पहली स्टेज पर आपका PET और PST होता है, दूसरी स्टेज पर आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होता है, तीसरी स्टेज पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और चौथी स्टेज पर आपका DME और RME होता है। PET के अंदर अगर आप लड़के हैं तो आपकी 100 मीटर की दौड़ होती है, जिसे आपको केवल 16 सेकंड में कंप्लीट करना होता है, और एक आपकी 1.6 किलोमीटर की दौड़ होती है, जिसे आपको 7.5 मिनट में कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा अगर आप लड़की हैं तो आपकी 100 मीटर की दौड़ होगी, जिसे आपको 18 सेकंड में कंप्लीट करना होगा, और दूसरी दौड़ आपकी 800 मीटर की होगी, जिसमें आपको 4 मिनट और 45 सेकंड का समय दिया जाएगा। दोस्तों, ये PET और PST सिर्फ क्वालिफाई नेचर के होते हैं, आपको इन्हें सिर्फ पास करना होता है, इनके नंबर वगैरह नहीं जोड़े जाते हैं।
और पीईटी और पीएचडी एक ही दिन होते हैं। जैसे ही आप पीईटी को क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके बाद तुरंत आपका पीएचडी होता है। पीएचडी में अगर आप लड़के हैं और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप लड़की हैं तो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप किसी भी स्टेट या किसी भी यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं और लड़के हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप लड़की हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा बीच वाले रो में आप देख सकते हैं कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं, जैसे कि गढ़वालीज, कुमाऊनीज, डोगरास, मराठास वगैरह वगैरह। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और लड़के हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और लड़की हैं तो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरह से पीएचडी के अंदर चेस्ट का भी मेजरमेंट लिया जाता है। अगर आप किसी भी स्टेट या किसी भी यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, और अगर आप बीच वाली रो में किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा पीएचडी के अंदर आपको अपील करने का मौका भी मिलता है। अगर आपको लगता है कि आपकी हाइट या चेस्ट सही थी लेकिन फिर भी आपको बाहर कर दिया गया है तो आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपील कर सकते हैं। इसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद आपकी हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट करेगा, और इसके बाद भी आपकी हाइट और चेस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होती है तो आपको फाइनली बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका वेट बहुत ज्यादा कम या ज्यादा है, यानी कि आप अंडर वेट या ओवर वेट हैं, तो आपको इस स्टेज पर कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस स्टेज पर आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अगर आप पीईटी और पीएचडी में क्वालिफाई हो जाते हैं, इसके बाद दूसरी स्टेज पर आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। दोस्तों, यहाँ पर आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों ही पेपर 100 नंबर के होते हैं और दोनों ही पेपर में आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। पहला पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, जिसमें से पहला सेक्शन लैंग्वेज का होता है, यानी कि आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज चूज करनी होती है, और ये पहला सेक्शन 30 नंबर का होता है, यानी कि यहाँ पर 30 ही क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा सेक्शन जीएस का होता है और ये 35 नंबर का होता है। तीसरा सेक्शन रीजनिंग का होता है और ये भी 35 नंबर का होता है। इसके बाद आपका दूसरा पेपर होता है और ये आपका 9 सेक्शन में डिवाइड होता है, जिसमें से केवल कम्युनिकेशन 20 नंबर का होता है और बाकी के सारे सेक्शन 10-10 नंबर के होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाने पड़ते हैं, जैसे कि अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 में से 35 नंबर लाने होंगे। अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 में से 33 नंबर लाने होंगे। इसके बाद थर्ड स्टेज पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपसे तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चौथी स्टेज पर फाइनली आपका डीएमई और आरएमई होगा। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरिट लिस्ट आपकी सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन से बनती है। पीईटी और पीएचडी सिर्फ क्वालिफाई नेचर के होते हैं। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि डीएमई और आरएमई के अंदर क्या होता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो आप कमेंट में डीएमई टाइप कर दीजिए। मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। यहाँ पर आपकी सैलरी लेवल 6 के अकॉर्डिंग 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए के बीच होती है। इसके अलावा आपको कई प्रकार के अलाउंसेस भी मिलेंगे, जिन्हें आप टेबल में देख सकते हैं, जैसे कि एचआरए, डीए वगैरह वगैरह। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।